about distance, displacement, speed, velocity, momentum इन 5 फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। हमको आगे बढ़ना है फोर्स, एनर्जी, पावर ये सब चीज़ें लेकर। लेकिन उस पे जाने के पहले हम लोगों को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक दफ़ा रिवाइज करना पड़ेगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं? न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन में हम लोग अच्छे से जानते हैं 3 लॉ है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट लॉ जो है उसमें बोला गया है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सर्टेन एक्सटर्नल फोर्स। कहने का मतलब क्या होता है? हर बॉडी अपनी जगह पे स्थिर है, रुकी हुई है, या तो फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन को भी रुका हुआ ही स्टेट ऑफ रेस्ट की तरह माना गया है, और ऐसी ही तब तक होगी जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स न लगाया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस डेस्क के ऊपर एक डस्टर रखता हूँ तो वो तब तक वैसा रहेगा जब तक बाहर से उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाया जाए। फोर्स लगाए तो वो अपनी जगह से सरकेगा। ये बात तो समझ में ही स्टेट ऑफ रेस्ट कैसा होता है। यानी इसके अगर हम एग्जांपल है, जैसे मैंने डस्टर का लिया, बुक अपनी जगह पे रेस्ट पे है, आप अपने आजू बाजू की कई चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे तो आपको सब एट रेस्ट दिखेगा, ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है। अब बात आती है यूनिफॉर्म मोशन वाला एग्जाम्पल क्या है। जैसे हम लोग एक चीज जानते हैं, अर्थ जो है वो सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है। हम ये भी जानते हैं कि अर्थ को सन के अराउंड एक चक्कर लगाने के लिए 365 डेज लगते हैं। और ऐसा कभी नहीं होता कि ये जो है, इसका ये जो मोशन है, एक रिवॉल्यूशन का जो मोशन है वो कभी कम ज़्यादा हो। कम ज़्यादा हो मतलब, जैसे अगर मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करूँ और मैंने बोला ये पूरा अगर 12 महीने में वो कंप्लीट करता है तो यहाँ पहुँचने में उसको 6 महीने लगेंगे अर्थ को, यहाँ पे 3 महीने और यहाँ पे 9 महीने। 3 महीने में यहाँ, 6 महीने में यहाँ, 9 महीने में यहाँ और 12 महीना, मतलब फिर जब शुरू होता है हमारा नया साल तब वापस यहाँ पे। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ये 3 महीने की जगह कभी 2 महीने में पहुंच जाए। हमेशा 3 महीने ही इसको लगते रहते हैं। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने। ये क्या है? ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। तो ये जो यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है, इससे हम एक चीज समझ सकते हैं कि ये भी स्टेट ऑफ रेस्ट की तरह माना गया है। वंस अगेन हम लोग उसके स्टेटमेंट में आए, एवरी बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, और ये अर्थ भी ऐसे तब तक घूमते रहेगी जब तक बाहर से कोई फोर्स आके इसका मोशन डिस्टर्ब ना करे। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हम लोग अब आते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में मोमेंटम का यूज किया है। हम लोग ने देखा है मोमेंटम जो है इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। एक बॉडी कंसीडर कर रहे हैं हम लोग जिसका कि मास m है। इट मूव्स विद वेलोसिटी v1। हम लोग बाहर से इस पे कुछ फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स को F ले लेते हैं, जिसके कारण इस बॉडी का वेलोसिटी बढ़ेगा। हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे इसका वेलोसिटी v2 हो गया, और v1 से v2 होने के लिए कुछ टाइम लगा t। आपको समझा होगा हमने क्या किया। बॉडी है, मास है, ऑलरेडी मूव हो रहा है विथ वेलोसिटी v1, बाहर से हमने फोर्स लगाया, इसके कारण ये जो वेलोसिटी है ये इसका इंक्रीज हुआ, वेलोसिटी हुआ v2, और v1 से v2 होने के लिए टाइम लगा t। अब अगर हम मोमेंटम की बात करें तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इसका मोमेंटम होगा m इंटू v1। यहाँ पे इसका जो मोमेंटम होगा इट इज m इंटू v2। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p। अब अगर हम बात करें
चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, तो वो होगा mv2 माइनस mv1। अगर ये बोला जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, तो अपॉन टाइम, ये चेंज ऑफ मोमेंटम है, अपॉन में टाइम ले लिया, ये वाला टाइम, इसका मतलब ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जो हमने ये वाला फोर्स लगाया था, अप्लाइड फोर्स, ये फोर्स हम जितना ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। सिंपल सी बात है, F ज्यादा तो V2 ज्यादा, V2 ज्यादा तो mv2 ज्यादा, mv2 ज्यादा तो mv2 माइनस mv1, ये जो डिफरेंस है ये भी बढ़ेगा। एंड यही हम बोलना चाह रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो स्टेटमेंट ये हुआ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। एक चीज और जोड़ते हैं इसमें, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऑब्वियस सी बात है, फोर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक्चुअली हम लोग इस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स का डेफिनेशन ही निकालने जा रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को डायरेक्शन कंसीडर करना पड़ता है। अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन को, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, F प्रोपोर्शनल टू mv2 माइनस mv1 अपॉन t। हाँ, अगर A प्रोपोर्शनल टू B है तो B प्रोपोर्शनल टू A होता है। A प्रोपोर्शनल टू B तो B प्रोपोर्शनल टू A। इसको अगर हम फर्दर इलैबोरेट करें तो F इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट K mv2 माइनस mv1 अपॉन 10, वेयर K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जब कभी भी हमको प्रोपोर्शनलिटी हटाना होता है और इक्वल टू लाना होता है तो इक्वेशन में एक कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट K। मैं बोल रहा हूं अगर ये सारी यूनिट, मतलब फोर्स जो है इट इज इन न्यूटन, जो कि SI यूनिट है फोर्स का, मास जो है इट इज इन kg, वेलोसिटी जो है इट इज इन मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम जो है इट इज इन सेकेंड। तो उस हिस्से में ये जो k का वैल्यू है ये 1 हो जाता है। इसका मतलब इफ ऑल द क्वांटिटीज इन दिस इक्वेशन आर इन SI यूनिट देन k इक्वल्स टू 1। तो अब ये इक्वेशन हो गया हमारा F इज इक्वल्स टू mv2 माइनस mv1 अपॉन t। अब अगर यहाँ पे हम बात करें m मैंने अगर कॉमन लिया तो इट इज इक्वल्स टू mv2 माइनस v1 अपॉन t। और ये जो v2 माइनस v1 अपॉन t है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है, दिस इज एक्सीलरेशन। तो F इज इक्वल्स टू ma। ये जो इक्वेशन है फोर्स का, या ये जो डेफिनेशन है फोर्स का, इट कम्स फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वंस अगेन हमने इसको बताया कैसे। बॉडी मास है, वेलोसिटी v1 ऑलरेडी मूव हो रहा है, बाहर से फोर्स लगा है, वेलोसिटी भी v2, mv2 फाइनल मोमेंटम, mv1 इनिशियल मोमेंटम, दिस माइनस दिस चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, दिस फोर्स। और फिर इससे हमने F इज इक्वल्स टू ma प्रूफ किया है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये है कि फोर्स नहीं लगाया तो क्या होगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये है कि फोर्स मतलब क्या होगा। यहाँ से हम लोग फोर्स का इक्वेशन या डेफिनेशन निकालते हैं। फोर्स को हम डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसमें बताया गया फोर्स लगा दिया तो क्या होगा। देखिए समझिए, पहला जो लॉ था फोर्स नहीं लगाया तो क्या होगा। Everybody continues its state of rest or uniform motion unless it is acted upon by certain external force। दूसरे लॉ में हम लोगों ने बोला फोर्स क्या होता, तो हमने इसमें स्टेटमेंट दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। फिर यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करते हुए, सिंप्लीफाई करते हुए हमने F इज इक्वल्स टू ma निकाला, फोर्स यानी क्या। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब बात आती है कि एक्शन और रिएक्शन क्या होता है।
हम लोग ये जो एक्शन और रिएक्शन बोलते हैं, सिंपली वी आर टॉकिंग अबाउट द अप्लाइड फोर्स एंड रिएक्टिंग फोर्स। अप्लाइड फोर्स एंड रिएक्टिंग फोर्स यानी कैसा, एक्शन और रिएक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हम जानते हैं कि हर बॉडी का जो वेट है ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। इट इज एनर्जी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। हमारा आपका कोई भी चीज आसपास जो दिख रही है उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो बात आती है ये बॉडी जमीन के अंदर क्यों नहीं घुस जाती। तो यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कम्स इनटू पिक्चर। दिस इज एक्शन, ये एक्टिंग फोर्स है। इस एक्शन के कारण एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आएगा जिसको हम बोलेंगे दिस एन इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मली हर बॉडी का वेट होता है, उस वेट के कारण आने वाला रिएक्शन फोर्स दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था तो वर्टिकली अपवर्ड आएगा। जैसे आप एग्जांपल ले लें, इसको अगर आपको और समझना है तो सिंपली अगर मैं एक पंच इस दीवार पे मारता हूं तो ये दीवार टूट जाएगी? नहीं, मैं रजनीकांत नहीं हूं, ये दीवार नहीं टूटेगी। हाँ, मेरा हाथ जरूर टूट जाएगा। अब इस प्रोसेस को अगर मैं ऑब्जर्व करूं कि मैंने इस दीवार पे पंच मारा तो क्या हुआ, मैंने एक्शन किया, फोर्स लगाया किसके ऊपर, दीवार के ऊपर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में ये दीवार का जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा बेहतर है मेरे हाथ के कंपैरिजन में। यानी हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे अगर आएंगे तो इसका जो ताकत है आपस में बॉन्डिंग जो है मॉलिक्यूल्स की वो ज़्यादा अच्छी है मेरे हाथ में जो मॉलिक्यूल्स है उसके कंपैरिजन में। तो जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो व्हाट विल हैपन, जितना फोर्स मैं इस पे लगाऊंगा उतना इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ये दीवार मेरे हाथ में लगाएगी। तो दीवार ज्यादा मजबूत है, वो नहीं टूटेगी, मेरा हाथ टूट जाएगा। ठीक है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, हम किसी चीज को ठोकते हैं, ऐसा ठोकते हैं, या हम किसी को खींच के चपाट लगा रहे हैं तो सामने वाले को तो लगता ही लगता है, लेकिन हमारे हाथ में भी वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आके हमारे हाथ में भी वो चोट लगती है। तो दैट इज कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन। अगर आप कहीं पे फोर्स लगा रहे हैं तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वहां पे आएगा ही। यह है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जहां तक लॉज की बात होती है तो लॉज पे सवाल खड़े नहीं होते। क्यों? जैसे अगर न्यूटन ने थर्ड लॉ बोला है, न्यूटन ने थर्ड लॉ में बोला है कि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एक्शन और रिएक्शन, तो आप इस पे सवाल खड़े नहीं कर सकते कि ये आया क्यों, क्योंकि ये लॉ है। लॉ जो होता है वो मानना ही पड़ता है। जैसे हम लोगों को बोला गया है कि आप रास्ते पे अगर जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से चलिए, तो आप उस पर ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं लेफ्ट से क्यों, राइट से क्यों नहीं, वो लॉ है। जैसे हम लोग कई यूरोपियन कंट्रीज या यूएस वगैरह की बात करेंगे तो वहाँ पे राइट हैंड साइड से चला जाता है, तो वो वहाँ का लॉ है। जैसे अभी हम लोगों के कंपल्शन है हेलमेट पहनना, तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते किसी पुलिस वाले को कि भाई मेरा सर है, कटे नहीं फूटे, तुम्हारा क्या जाता है, मैं नहीं पहनूंगा हेलमेट, 500 रुपये वहाँ देने ही होते हैं। तो दैट इज लॉ। तो लॉ जो है वो आपको मानना पड़ता है, उस पर सवाल खड़े नहीं होते कि ऐसा क्यों है। हम लोगों ने 3 लॉ देखे। पहला था एवरीबॉडी कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सर्टेन एक्सटर्नल फोर्स। कहने का मतलब फोर्स नहीं लगाया तो क्या होगा। दूसरे लॉ में हमने देखा फोर्स यानी क्या होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू एम मास इनटू एक्सीलरेशन। और तीसरे लॉ में हम बात कर रहे हैं फोर्स लगा दिया तो क्या होगा। ये 3 लॉ है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन।